दोस्तों हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे हमने साइंस का एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जिससे HSSC में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार निकालते हैं आज बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो साइंस के या फिर आर्ट के, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई दोस्तों आप चाहे हरियाणा ग्राम सी की तैयारी कर रहे हो या फिर हरियाणा पुलिस की HSSC किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एग्जाम के अंदर आप एक नंबर अपना पक्का कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भाई फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? तो भाई फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको मापा जा सकता है। जिस क्वांटिटी को मापा नहीं जा सकता उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल ही नहीं सकते भाई। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको मापा जा सकता है। ठीक है, और हमारी फिजिक्स में कितनी भाई फिजिकल क्वांटिटी होती हैं? तो भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होती है भाई बेस क्वांटिटी, बेस क्वांटिटीज होती हैं भाई, और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है भाई ड्राइव्ड क्वांटिटी। भाई बिल्कुल भाई डिटेल के अंदर पढ़ाया जाएगा भाई। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। एक होती है बेस क्वांटिटी और दूसरी क्या है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है भाई। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है भाई? जिनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता भाई, यानी कि ये छोटी सी छोटी क्या है? क्वांटिटी है, इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है कि इन क्वांटिटी को यूज करके किसी और क्वांटिटी को जरूर बनाया जा सकता है। यानी कि बेस क्वांटिटी का यूज करके जिस क्वांटिटी को बनाया जाएगा वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी भाई। कौन सी होगी भाई? ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो भाई इसके अंदर 7 बेस क्वांटिटी है भाई। कितनी क्वांटिटी है भाई? 7 बेस क्वांटिटी है। पहली कौन सी है भाई? याद रखें भाई थोड़ा, मास भाई। अब मास को किसके अंदर इसकी यूनिट क्या होगी भाई? मापा किस में जाता है भाई? किलोग्राम में मापा जाता है भाई। अब बात आती है लेंथ भाई। लेंथ को किस में मापा जाता है भाई? मीटर के अंदर मापा जाता है भाई। अब तीसरी बात है कि टाइम भाई। टाइम से छोटा कुछ हो सकता है भाई? नहीं हो सकता भाई। तो टाइम क्या है भाई? टाइम को किस में मापा जाएगा? सेकंड में मापा जाएगा। अब फोर्थ है कि भाई टेम्परेचर भाई। टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो टेम्परेचर को किसके अंदर मेजर किया जाता है? केल्विन के अंदर किया जाता है। किसके अंदर भाई? केल्विन के अंदर। और फिफ्थ कौन सी क्वांटिटी है भाई? फिफ्थ है करंट भाई। करंट को भी मेजर किया जा सकता है। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है भाई एम्पियर भाई। कौन सी होती है भाई? एम्पियर होती है। सिक्स्थ कौन सी है भाई? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि मोल की बात हुई है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसके अंदर मेजर किया जाता है भाई? मोल के अंदर। और फिर सेवंथ कौन सी है भाई? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भाई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडला, यानी कि CD बोला जाता है भाई। कैंडला यानी कि CD बोला जाता है। इसके लिए क्या है कि एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए भी क्या है कि 2 यूनिट है भाई। ठीक है, तो भाई उनको एक बार हम छोड़ देते हैं। अब फिलहाल हमें क्या याद रखना है कि 7 बेस क्वांटिटी है भाई, इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इनको यूज करके और किसी क्वांटिटी को बनाया जा सकता है। वो क्या होंगी भाई? वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी भाई। यानी कि बेस क्वांटिटी को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी है वो कौन सी होंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी होंगी भाई। ठीक है भाई, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि फोर्स भाई। भाई फोर्स क्या है? तो फोर्स के अंदर क्या क्या यूज हुए हैं भाई? या फिर वर्क के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी यूज हुई है? तो इन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई। इन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके एग्जाम में अभी हरियाणा ग्राम सी के एग्जाम में पूछा गया है भाई, उसको भी डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलो भाई शुरुआत करते हैं भाई। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं भाई वो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर कर लें भाई। उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगी और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी क्लास हो जाती है और क्लास का पता ही नहीं चलता, क्योंकि चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आते हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई फिजिकल क्वांटिटी में हम बात करते हैं 7 बेस क्वांटिटी होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। इसके बाद बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला भाई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की एक चीज साफ साफ याद रखो भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला को इस प्रकार दर्शाया जाता है भाई। यानी कि कोई भी आप क्वांटिटी दर्शा रहे हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर भाई डायमेंशनल फॉर्मूला को दर्शाया जाएगा भाई, इसके अंदर दर्शाया जाएगा। अब ये
7 बेस क्वांटिटी। तो इस 7 में से अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम में मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में केवल 3 ही बेस क्वांटिटी की जरूरत है भाई, हमें 3 ही बेस क्वांटिटी की जरूरत है। तो पहली कौन सी है भाई? पहली है मास भाई। दूसरी कौन सी है भाई? दूसरी है लेंथ भाई। और तीसरी है टाइम। यानी कि हमें 7 बेस क्वांटिटी की जरूरत नहीं है मैकेनिक्स में, केवल 3 ही बेस क्वांटिटी से हमें काम चल जाएगा। पहली कौन सी है? मास है। और मास को हमेशा किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो याद करिए दोस्तों, इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लिखने वाले हैं। मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एम भाई, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे भाई? कैपिटल एल यूज करेंगे। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी यूज करेंगे। यानी कि याद क्या रखना है कि एम एल टी लिखेंगे भाई, एम एल टी लिखेंगे भाई, ठीक है। तो भाई किसी भी डायमेंशन फॉर्मूला को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस तरीके से हम लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। और 3 बेस क्वांटिटी से हमारा मैकेनिक्स में काम चल जाएगा। और तीनों कौन सी हैं? मास, लेंथ और टाइम, एम एल और टी भाई, ठीक है भाई। अब बात करते हैं पहली क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक टर्म से आप जानते होंगे, डिस्टेंस भाई। डिस्टेंस क्या होती है? तो डिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं, क्या है भाई डिस्टेंस? जो भी दूरी तय की गई है, जो भी पाथ लेंथ है, उसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। तो भाई पहली हम लिख लेते हैं एक बार कि भाई क्या है डिस्टेंस भाई, क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या बोलते हैं कि भाई जितनी दूरी तय की गई है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं भाई। लेंथ होती है, यानी कि किस में मापा जाता है भाई? मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। अब फिजिक्स में एक दूसरी क्वांटिटी भी आती है इसी के साथ में। कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट है भाई। साथ साथ में नोट करते रहे भाई, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। यानी कि दोनों किसकी हैं? लेंथ में ही है। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ ही हैं, उनकी यूनिट भी क्या है? मीटर ही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस तो हम बोलते हैं कि भाई जितनी भी दूरी तय की गई है उस सभी को जोड़ दो भाई। यानी कि यहां से हम हरियाणा से मुंबई जाएं और मुंबई से फिर दिल्ली आए, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मुंबई की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, फिर मुंबई से दिल्ली की डिस्टेंस को ऐड करेंगे, तो वो टोटल क्या होगी? वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी भाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि भाई 2 पॉइंट के बीच में छोटे से छोटी दूरी को क्या कहते हैं? कि भाई डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट इज कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट भाई, ठीक है भाई। तो भाई क्या है? छोटे से छोटी दूरी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि यहां से हम मुंबई जाते हैं, मुंबई से दिल्ली जाते हैं, तो भाई डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे? हरियाणा से दिल्ली की डिस्टेंस को माप लो, क्योंकि 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी है? वो हरियाणा से दिल्ली तक की है भाई, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों, साथ साथ में थोड़ा आज क्या है, पूरा क्लास का डेमो ही चल रहा है, इसलिए क्या है कि एक और हम बता देते हैं स्केलर भाई। स्केलर क्वांटिटी और एक होती है भाई वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है भाई, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम कहें कि भाई हमने भाई 100 किलोमीटर भाई दूरी तय की है, तो 100 किलोमीटर किस डायरेक्शन में करी है ये नहीं बताया कि भाई हम पूर्व में गए, पश्चिम में गए, उत्तर में गए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो भाई क्या है कि भाई वो स्केलर क्वांटिटी है भाई। क्या है भाई? वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ में वेक्टर की बात आती है। अब हम ये कहें कि हमने 20 मीटर की दूरी तय की है, लेकिन पूर्व दिशा में की है, पूर्व दिशा में की है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में करी है, वाई में करी है, जेड में करी है। यानी कि जब डायरेक्शन की बात होने लगे तो तब क्या होगा? तब वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी। इसमें क्या होगा भाई? ओनली मैग्नीट्यूड भाई। क्या होगा भाई? ओनली। भाई ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि 4 क्वांटिटी दे दी जाएंगी आपको और पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है भाई, ठीक है भाई। तो भाई क्या है कि आजकल कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन क्या है कि थोड़े से एडवांस पूछे जाते हैं भाई। वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर की क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड भाई। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन एज वेल एज डायरेक्शन भाई, एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा भाई। दोस्तों अगर इस बात में आप अब इस बात में कंफ्यूज मत होना कि भाई हिंदी में पढ़ाओ भाई, हिंदी में पढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों अगर आपने हरियाणा से अगर 11th और 12th की है तो भाई आपने पूरी की जो पूरी साइंस है वो किस में पढ़ी है भाई? इंग्लिश में पढ़ी है भाई। पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि तीनों किस में पढ़े हैं भाई? आपने
सभी इंग्लिश में पढ़े हैं, इसलिए आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि साइंस हिंदी में अगर 10th तक देखा जाए तो हम हिंदी के अंदर याद कर सकते हैं, लेकिन 10th के बाद अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी भाई, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप इसे इंग्लिश में पढ़े भाई। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज दी डायरेक्शन की बात होगी भाई। तो अब बात आती है कि भाई डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है भाई, तो डिस्टेंस है भाई स्केलर क्वांटिटी। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे बात करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। इसके बाद बात करेंगे, अब करेंगे कि भाई डायमेंशन फॉर्मूलों की, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी किस प्रकार बनाएंगे, ये हमने बेस क्वांटिटी की बात अभी तक की है भाई, ठीक है भाई। तो भाई अब करते हैं भाई कि पहली जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो कौन सी लेके आएंगे भाई हम। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं डिस्टेंस की, अभी बात हुई है, अब बात कर लेते हैं भाई डिस्टेंस के बाद क्या होगा। बताइए कि भाई डिस्टेंस को टाइम के साथ चेंज कर दिया जाए, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है भाई, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई, स्पीड होती है। पहली बात करते हैं भाई स्पीड की, भाई किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भाई। अब यूनिट पूछी जाए, यूनिट क्या होगी भाई, तो स्पीड की बताइए यूनिट क्या होगी, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है भाई, और टाइम की क्या होती है, टाइम की तो सेकंड होती है, लेकिन टाइम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि डीएफ। अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए भाई। तो हमने ये कहा था कि जितनी भी जो मैकेनिक्स की क्वांटिटी है उसके अंदर 3 क्वांटिटी से काम चल जाएगा। कौन सी है भाई, एम एल टी भाई, एम एल टी। अब देखिए कि इसके अंदर कहीं पे मास है स्पीड में, नहीं है भाई, मास नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दो भाई, इसका जो पावर को क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या यहाँ पे कहीं पे लेंथ दिख रही है भाई हमें, हाँ भाई डिस्टेंस है। पावर कितनी है, पावर तो 1 है तो L1 आ जाएगा। क्या यहाँ पे टाइम है, हाँ भाई टाइम है, लेकिन उसकी पावर -1 है तो -1 आ जाएगा। तो यानी कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0L1t -1 भाई। और इसके साथ में ये भी लिख देते हैं भाई, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेलोसिटी की भाई। अब वेलोसिटी क्या होता है भाई, तो वेलोसिटी दोस्तों होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम भाई। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेलोसिटी भाई। और डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्पीड भाई। डिस्प्लेसमेंट को किस में मापा जाता है, मीटर, इसको मीटर पर सेकंड। सेम रहेंगे भाई, क्योंकि क्या है, केवल वेक्टर क्वांटिटी चेंज हुई है, स्केलर से वेक्टर हुआ है और कुछ नहीं हुआ है भाई, ठीक है। ये भी हो जाएगा वेक्टर भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्पीड और वेलोसिटी बना दी भाई। अब तीसरी क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने डिस्टेंस को चेंज किया है टाइम के साथ, तो क्या बन गया भाई, स्पीड बन गई, वेलोसिटी बन गई भाई डिस्प्लेसमेंट से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस वेलोसिटी को टाइम के साथ हम चेंज कर दें भाई, इस वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, तो बनेगा भाई एक्सेलरेशन भाई। क्या बनेगा भाई, एक्सेलरेशन भाई। तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, वेलोसिटी अपॉन में टाइम भाई, वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब यूनिट की बात करते हैं भाई। अब वेलोसिटी की यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, फिर टाइम नीचे है भाई, तो कहने का मतलब क्या होगा कि मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड भाई। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या कहलाएगा भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाएगा भाई, ठीक है। अब डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं, क्या होगा भाई, m0, लेंथ कितनी है 1 है भाई, और टाइम कितना है, टाइम की पावर -2 है, t-2 आ जाएगा भाई। अब बात करते हैं कि क्या ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। टाइम तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, तो जब दोनों डिवाइड में है तो ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों कमेंट करके बताते रहें भाई आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा भाई, ठीक है। अब बात आती है कि भाई
फोर्थ भाई, अब बात आती है लीनियर मोमेंटम की भाई। किसकी भाई? लीनियर मोमेंटम की। दोस्तों जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये सब पहले से आते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे उनका क्या है कि उनको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया जाएगा कि उनको ये चीजें याद हो सके भाई। ठीक है, लीनियर मोमेंटम भाई। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है भाई किसी बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब कितनी वेलोसिटी है भाई। ठीक है भाई, तो भाई लीनियर मोमेंटम क्या होता है? तो दोस्तों आज यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को, इसको दर्शाया तो जाएगा p से भाई। इस वेलोसिटी को अगर मैं मास से गुणा कर दूं, यानी कि मास इंटू में वेलोसिटी कर दिया जाए, तो क्या कहलाएगा? लीनियर मोमेंटम भाई। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? p इज इक्वल टू mv होगा। और फिर इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट m क्या है? मास है भाई। ये क्या है? मास है, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम हो जाएगी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड भाई। ठीक है भाई, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं mLT भाई। mLT, मास की पावर कितनी है? किलोग्राम, ए की पावर है तो m1 आ जाएगा। मीटर लेंथ की पावर 1 आ जाएगी। और सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -1 आ जाएगी। सेकंड की पावर माइनस, यानी कि टी की पावर -1 आ जाएगी। m1L1T -1 भाई। अब पूछा जाए क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और मास क्या है? स्केलर है। और जब स्केलर और वेक्टर को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर आएगा भाई। क्या आएगा भाई? वेक्टर आएगा। तो ये क्वांटिटी कौन सी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, इसके साथ में एक चीज और बता देते हैं कि जिस प्रकार इस वेलोसिटी को मास से गुणा किया है, क्या हम इस एक्सेलरेशन को गुणा नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं भाई। इस एक्सेलरेशन को मास से गुणा किया जाएगा तो कहलाएगा फोर्स भाई। क्या कहलाएगा? फोर्स कहलाएगा। और फोर्स को क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू एम ए भाई। F इज इक्वल टू एम ए भाई। ये इसका क्या होगा भाई? ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहां पे पूछा जाए कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो m की यूनिट क्या है भाई? किलोग्राम भाई। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। अब यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किलोग्राम। किलोग्राम को तो m1 लिखेंगे, लेंथ L1 लिखेंगे, t -2 लिखेंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये फोर्स हो जाएगा। आप पूछिए कि भाई क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? जब एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ये भी वेक्टर कहलाएगा भाई। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ठीक है, इससे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आप बात कीजिए कि फोर्स है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो हम क्या करते हैं भाई? हम काम कर रहे हैं। हम किसी बैलगाड़ी को अपनी तरफ यानी कि धकेल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं? कोई कार्य कर रहे हैं। अगर बैलगाड़ी को हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, तो क्या होता है? अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वो चलने लगे, तो हम क्या करेंगे? हमने कार्य किया है भाई। क्या किया है? काम किया है। तो जब फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो उस टाइम पे क्या होता है? वर्क होता है भाई। क्या होता है भाई? वर्क होता है। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स क्या है? फोर्स की यूनिट तो क्या है? किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। साथ में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर है भाई। 1 मीटर ये है और 1 मीटर और लगा दो भाई, यहाँ पे 2 मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें भाई, तो mLT भाई, mLT। इसमें देखिए भाई फोर्स में m1L1T -2 है, लेकिन यहाँ पे मीटर से और मल्टीप्लाई करना है इसे, तो मीटर से करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? लेंथ की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि m1L2T -2 क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। और ये क्या है भाई? वर्क क्या है भाई? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है भाई। ठीक है, अब यहां पे ये पूछा जाएगा कि ये स्केलर क्यों है भाई। अब बात ये आती है कि भाई ये स्केलर क्यों है, क्योंकि यहां पे तो ये दिखाई दे रहा है कि फोर्स तो एक क्या है? फोर्स क्या है भाई? एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन इस प्रकार किया जाता है दोस्तों कि भाई फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डॉट प्रोडक्ट को जब सोल्व करते हैं तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। लेकिन आपको इतना डीप में नहीं जाना है। आपको क्या याद रखना है कि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है, लेकिन वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क हमेशा पूछा जाएगा कि स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बताएंगे क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है भाई। ठीक है भाई, चलो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। एक और कराते हैं भाई यहाँ पे। इसके बाद आती है कि भाई पावर। इसके बाद आती है पावर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कार्य करना ही जरूरी नहीं है।
कार्य करना जरूरी नहीं है, कार्य किस गति से किया जाए। कोई कार्य आप कर रहे हैं सुबह से शाम तक एक ही कार्य को कर रहे हैं तो क्या उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, कार्य करो लेकिन भाई कितनी गति के साथ करोगे, कितनी जल्दी कोई कार्य कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे भाई? पावर कहेंगे। और पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन में टाइम भाई। वर्क डन अपॉन में टाइम को क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे भाई। और पावर की यूनिट क्या होती है भाई? तो यहां से क्या करेंगे भाई? यहां से निकाल लेंगे भाई। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ जाएगा भाई। और यहां से पावर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? m1L2T-3 आ जाएगा, T-3 आ जाएगा। क्या नाम है? ठीक है भाई। और पावर भी क्या है भाई? अब पावर, टाइम भी एक स्केलर है, वर्क डन भी एक स्केलर है, तो पावर भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। अब दोस्तों इसके साथ में थोड़ी सी चीजें और बता देते हैं। देखिए स्पीड को किस में भाई? मीटर पर सेकंड में हमने यहां पे किया। वेलोसिटी को क्या किया? मीटर पर सेकंड में किया। एक्सेलरेशन को भी किया भाई। लेकिन फोर्स की एक यूनिट लिखते हैं भाई। ये तो हमने चलो लिख दिया भाई, लेकिन एक फोर्स की एक यूनिट और होती है। यहां पे आपको बता देते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है भाई। क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है भाई। और ये भी होती है भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई। ठीक है भाई। उसी तरीके से वर्क डन की भाई यूनिट क्या होती है दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं, जूल के अंदर मापा जाता है भाई। वर्क को किसके अंदर मापा जाता है? जूल के अंदर मापा जाता है। और पावर को किसके अंदर मापा जाता है? पावर को वाट के अंदर मापा जाता है। पावर को किसके अंदर मापा जाता है? वाट के अंदर मापा जाता है। ठीक है भाई। तो ये तीनों आप याद रखें भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अब एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि जो हर जगह, एक ग्रुप में हम देख रहे थे कि भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए भाई किलोवाट आवर यानी कि किसकी यूनिट है भाई? किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है या फिर पावर की यूनिट है? किलोवाट आवर यानी कि आपकी एनर्जी की यूनिट है या फिर पावर की यूनिट है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब भाई जिसने ये क्वेश्चन डाला है 250 से 300 कमेंट आए हैं भाई उसके ऊपर, लेकिन सब क्या थे? सब कमेंट गलत थे भाई। सब कमेंट गलत थे। एक ही जवाब सभी ने दिया था कि पावर की यूनिट है भाई। और जिसने ये पोस्ट डाली है उसने भी क्या किया है? उसने भी यही बताया कि भाई ये पावर की यूनिट है। तो भाई इस तरीके से आप इन चीजों से आप बचें भाई। आपको लगेगा कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन गलत पढ़ा है, गलत चीज आपने पढ़ी है, तो भाई फिर गलत हो जाएगा भाई, फिर गलत हो जाएगा। आप पढ़ तो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गलत चीजें पढ़ रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या है? कि नेगेटिव ही निकलेगा भाई। देखिए भाई क्या लिखा गया है? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। अभी अभी हमने बताया कि पावर की यूनिट क्या है? रेट ऑफ द डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी कि वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर को किस में मापा जाता है भाई? वाट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वाट में मापा जाता है। वर्क डन को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है भाई, जूल में। और ये कितना है? ये टाइम है भाई, ये टाइम है। तो बताइए कि भाई अगर मैं इसको क्या करूं, जूल को वाट इंटू टाइम लिख दूं भाई, वाट इंटू टाइम लिख दूं भाई, वाट इंटू टाइम भाई। अब देखिए यहां पे देखिए, किलो का तो मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3 भाई। वाट का मतलब क्या है? वाट का मतलब तो पावर है, ये वाट हो गया। आवर का मतलब कितना है? घंटा भाई, 1 घंटा भाई। तो 1 घंटे के अंदर भाई दिया हुआ है, तो भाई क्या होगा कि वाट इंटू टाइम है, ये भी वाट इंटू टाइम है। तो 1 किलोवाट आवर कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये किसकी यूनिट होगी भाई? एनर्जी की होगी। किसकी होगी? एनर्जी की होगी। पावर ना करें भाई, पावर ना करें भाई। क्या होगा? 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई? याद रखें किसकी है? एनर्जी की है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं भाई। किस तरीके से? देखिए 1 किलो का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 3 भाई। किलो का मतलब 10 की पावर 3। वाट को ऐसे ही छोड़ दो भाई। आवर का मतलब क्या होगा? कि भाई 1 घंटे के अंदर सेकंड निकालो भाई, मतलब 1 घंटे के अंदर सेकंड निकालो। 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 36 हो जाएंगी भाई। कितनी हो जाएंगी? 36 हो जाएंगी। यानी कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3.6 इंटू में 10⁻⁶ भाई, 10⁻⁶। और वाट सेकंड, यहां पे सेकंड आ जाएगा, वाट इंटू सेकंड, यानी कि वाट इंटू में सेकंड जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एनर्जी कहलाएगा। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाए 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, तो 3.6 इंटू में 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। और जब ये जूल के बराबर है तो जूल यूनिट किसकी है? एनर्जी की है भाई।
एनर्जी की है। तो भाई दोस्तों आप क्या करें कि भाई आप बुक से कंफर्म करें सब चीजें। आप कोई पोस्ट आ रही है आपके पास, आप उसको ना माने भाई, क्योंकि क्या है कि कुछ चीजें पोस्ट क्या है कि पोस्ट कोई भी डाल सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन होनी बहुत जरूरी है कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं है। इसलिए 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई? एनर्जी की यूनिट है। आप बुक से जरूर चेक करें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भाई इसके साथ में आप दोस्तों ये फिजिक्स इस तरीके से नहीं है, फिजिक्स आप जब पढ़ रहे हैं तो डेली लाइफ के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलती है भाई। जब भी आपकी जो मीटर है जो घर के आगे लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई रीडिंग लेने आता है तो भी आप चेक करना कि वो कौन सी रीडिंग लेता है। वहां पे जो भी रीडिंग जो वो काउंट करता है उसके आगे जो लिखा होता है किलोवाट आवर लिखा होता है। आजकल क्या है कि भाई सभी मीटर क्या है कि भाई थोड़े थोड़े डिजिटल हो गए हैं, तो उसका आप देखना किलोवाट आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब आपने कितनी एनर्जी वेस्ट की है, एक महीने में आपने कितनी एनर्जी वेस्ट किया है, यूज की है भाई, ठीक है। तो ये बात थी भाई, ठीक है। तो यहां हो गए भी हम पावर के बाद बात करते हैं भाई प्रेशर की भाई। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्रेशर आप सभी लोग जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया भाई, यानी कि एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगाया जाए वही क्या होता है? प्रेशर होता है भाई, प्रेशर होता है। और फोर्स इसकी यूनिट क्या होगी भाई? फोर्स की क्या होती है भाई? न्यूटन। और ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर की पावर -2 हो जाएगी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं भाई, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार लिखेंगे भाई? पहले तो फोर्स का लिखो भाई m1 L1 T-2 लिखो भाई, और फिर साथ में क्या लिखो कि L-2 लिखो भाई, L-2 लिखो भाई। और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? m1 L1 - 2 यानी कि L-1 और T-2 आ जाएगा, T-2 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई? प्रेशर का हो जाएगा भाई। किसका हो जाएगा भाई? प्रेशर का हो जाएगा भाई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, प्रेशर के बाद कौन सी क्वांटिटी है भाई? सरफेस टेंशन भाई। सरफेस टेंशन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई कई बार। सरफेस टेंशन भाई, सरफेस टेंशन भाई। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भाई? सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो भाई सरफेस टेंशन को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ भाई। यानी कि ये क्या है कि लिक्विड के अंदर लगती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं भाई। और फोर्स क्या है? फोर्स तो न्यूटन है, और पर यूनिट लेंथ है तो पर मीटर है भाई। अब पूछा जाए कि भाई अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई क्या है? फोर्स का तो क्या होता है? m1 L1 T-2 होता है भाई। इसके साथ में L-1 लिख दिया जाए, L-1 L+1 -1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L0 T-2। दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल आप सभी को लग रही होगी, लेकिन क्या है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए छोड़ तो सकते नहीं भाई, ठीक है भाई। तो ये क्या है भाई? ये आपका सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है भाई। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं भाई, ठीक है। एक क्लास के अंदर और करेंगे भाई डायमेंशनल फॉर्मूलों को। इसके साथ में हम देख लेते हैं भाई एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है भाई, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है दोस्तों। वो क्वेश्चन तो हमने छोड़ ही दिया। इंपल्स भाई, क्या होता है? इंपल्स भाई, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स बोलते हैं भाई फोर्स इनटू टाइम भाई, फोर्स इनटू टाइम। यानी कि इंपल्स की डेफिनेशन क्या है कि जब बहुत ज्यादा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगा दिया जाए, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंपल्स बोला जाता है भाई। यानी कि चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम चेंज हो जाए, थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे। एक सीधा सीधा एग्जांपल ये है कि भाई आप एक बॉल लीजिए और बॉल को दीवार से क्या करिए भाई? दीवार की तरफ फेंकिए भाई। जैसे ही बॉल दीवार को टच करेगी तो वापिस उसी टाइम पे वापिस आ जाएगी। यानी कि जब बॉल जा रही है और जैसे ही टच होती है और वापिस आती है, उसके बीच में जो कांटेक्ट का टाइम है वो बहुत ही कम है। यानी कि थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया गया है बॉल के ऊपर, इसलिए वो क्या होगी? रिबाउंड होगी, यानी कि वापिस आ गई है भाई। तो वो क्या है भाई? इंपल्स है भाई। क्या है भाई? इंपल्स है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद फोर्स इनटू टाइम भाई। अब फोर्स क्या है भाई? फोर्स तो है भाई न्यूटन। टाइम क्या है? टाइम तो सेकंड है, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसके साथ में डायमेंशनल फॉर्मूलों की बात करते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किस प्रकार करेंगे भाई? इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है भाई, जैसे कि आपको टाइम से मल्टीप्लाई करना है तो m1 L1 और T-2 था, वहां पे -1 आ जाएगा, T-1 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई।
तो ये हमारे हो गए भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। एक लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला आज की क्लास का डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है भाई। साथ साथ में भाई आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, ठीक है। नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाएंगी भाई जिससे। इसके बाद आता है भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई, ठीक है भाई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी से भाई, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। क्या कहा गया है भाई, कहा गया है कि भाई संसार के अंदर, इस संसार के अंदर हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, किसी न किसी फोर्स के साथ करती हैं भाई, ठीक है भाई। जैसे कि क्या होगा, हो गया भाई हमारा सन होगा और पृथ्वी होगी, दोनों क्या कर रही है, पृथ्वी सूरज के बाहर से चक्कर लगा रही है, तो क्या हो रहा है कि कोई ना कोई फोर्स है भाई, कोई ना कोई फोर्स है भाई, ठीक है। तो भाई क्या है कि इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी एक फोर्स के साथ है, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन दी गई है कि फोर्स क्या होगा भाई, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, यानी कि जितना ज्यादा उनका मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी आपस में उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही कम फोर्स होगा, ज्यादा डिस्टेंस कम फोर्स हो जाएगा। और इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है Gm1m2 बटे में आर स्क्वायर भाई, आर स्क्वायर। तो ये किसका है भाई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये जो कांस्टेंट यूज किया है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या निकले भाई, यहां से अगर निकालें तो भाई इसको यहां पे ले आइए और इसको नीचे ले आइए, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आर स्क्वायर m1m2 भाई, m1m2 ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब कोई ये पूछे कि भाई इसकी यूनिट बताओ भाई, ये ऊपर वालों को भी छोड़ दो भाई, अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ही कर रहे हैं, ठीक है। एफ आर स्क्वायर इसकी यूनिट बताइए भाई। अब यूनिट अगर इसकी निकालने लगे तो फोर्स की क्या होती है भाई, फोर्स की तो क्या होती है, न्यूटन होती है। आर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम दो मास हैं तो किलोग्राम -2 हो जाएगी, किलोग्राम -2 हो जाएगी। दोस्तों एक बार आप दोबारा से या तो वीडियो को देख लें या फिर साथ में जो नोट्स बनाए हैं उनको एक बार दोबारा से पढ़ लें, क्योंकि आपको एक बार में सब चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट पूछने लग जाए कभी तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 है भाई, और इसके साथ में आती है डायमेंशनल फॉर्मूला भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए भाई किस तरीके से निकलेगा भाई जी का। देखिए न्यूटन है, न्यूटन का फोर्स है, फोर्स का m1L1T-2 भाई, चलो भाई ठीक है, ऊपर से हमने याद कर लिया। ये क्या है, आर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ये क्या है कि भाई m2 लिख सकते हैं भाई, इसको m2 लिख सकते हैं क्योंकि मास है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई m को कैंसिल कीजिए भाई, ये -2 आएगा तो ये कहलाएगा m-1 भाई। अब l की 3 हो जाएगा, l 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। तो m-1 l3 t-2 क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई। क्या है भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई, ठीक है भाई। तो भी दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किए हैं, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस किए हैं जो आपके हरियाणा ग्राम सचिव यानी कि HSSC, हरियाणा पुलिस, जो भी आपके एग्जाम होंगे तो साइंस को बहुत ज्यादा महत्व आजकल दिया जा रहा है। इसके साथ में मैथ को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि 11th-12th का मैथ पढ़े भी आप। लेकिन हरियाणा ग्राम सचिव के एग्जाम में आपने देख लिया कि जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनका क्या हुआ है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई मैथ की वजह से भाई सब बराबर हो गए हैं भाई, सब बराबर हो गए हैं। लेकिन फिर भी फिजिक्स के अंदर तो कुछ क्वेश्चन डाले गए थे भाई, फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन डाले गए थे। तो भाई आप क्या करें, आप साइंस पढ़ें भाई, फिजिक्स को तो जरूर पढ़ें भाई। बायोलॉजी के तो क्वेश्चन आपको इतने ज्यादा याद नहीं हो पाएंगे अगर डीप से पूछे गए, तो भाई फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं कि जो कि इजी हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। वही पूरी फिजिक्स मत पढ़ें भाई, क्योंकि पूरी फिजिक्स पढ़ने से 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं भाई, 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 1 साल में तो हमें हमारी फिजिक्स ही कंप्लीट नहीं होगी। अगर हम ये चाहें कि सभी क्वेश्चन हमें ठीक करने हैं और हम पूरी फिजिक्स को पढ़ देते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता भाई। ऐसा पॉसिबल हो जाएगा लेकिन फिर क्या होगा, आपकी जो हरियाणा जीके है या फिर हरियाणा पंचायती राज है ये सब रह जाएगा और फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। चलो भाई आज हमने ये डिस्कस किया है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलों के साथ। इसके साथ साथ में
हरियाणा पंचायती राज की क्लासें हमारी चल रही हैं। अगर आप हरियाणा ग्राम सेवक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी के वहां पे लिंक मिल जाएंगे। चलो भाई, धन्यवाद।